कोवेरियंस से जुड़ा हुआ, ये जो मैंने एक टिप्पणी की थी कि ये सिर्फ सहप्रसरण का नंबर देख के हम ज्यादा, उससे ज्यादा अगर हमें कुछ करना है, अगर हमें कंपेयर करना है, तो और एक क्वांटिटी जो कोवेरियंस से जुड़ी है, वो उसका डेफिनेशन मैं अभी लिख लेता हूं। द कोरिलेशन कोएफिशिएंट सहसंबंध, कोरिलेशन सहसंबंध गुणांक, कोएफिशिएंट between x and y, of x and y, उसको हम दर्शाते हैं कोर एक्स वाई से, कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई और कोरिलेशन ऑफ एक्स एंड वाई, या कोरिलेशन कोएफिशिएंट को ये सिंबल रो से भी दर्शाते हैं। और ये दर्शाने के लिए कि ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट कौन से रैंडम वेरिएबल्स के बीच है, उसको हम दर्शाते हैं रो एक्स वाई से। और उसका डेफिनेशन क्या है? उसका डेफिनेशन है रो एक्स वाई is covariance between x and y divided by the standard deviation of x times the standard deviation of y। ध्यान दे, सिग्मा x और सिग्मा y हमारे यूजुअल नोटेशन है। स्टैंडर्ड डिविएशन मानक विचलन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y, और वो क्या है? विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x और स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ y। तो उसमें क्या हो रहा है, मैं ऊपर वाली स्क्रीन फिर एक बार देख लेते हैं। हमने यहाँ पे वेरिएंस और कोवेरिएंस दोनों के रिजल्ट्स लिखे हुए हैं। तो कोवेरिएंस एक्स वाई, अगर हम x को स्केल करेंगे a से और y को स्केल करेंगे c से, तो कोवेरिएंस बिटवीन ax प्लस b और cy प्लस d आता है ac टाइम्स कोवेरिएंस एक्स वाई। लेकिन ये ac जो फैक्टर है वो डिनोमिनेटर में एक a आएगा एक c आएगा, क्योंकि वेरिएंस ऑफ ax प्लस p होगा a स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, तो स्टैंडर्ड डिविएशन आएगा a टाइम्स सिग्मा, a नहीं, स्टैंडर्ड डिविएशन या मानक विचलन हमेशा धन संख्या रहती है, पॉजिटिव रहता है, तो होगा मॉड a टाइम्स सिग्मा x, और सिमिलरली सिग्मा y, सिग्मा सिग्मा cy प्लस d होगा मॉड c टाइम्स सिग्मा y। तो ये a और c कैंसिल हो जाता है, सिर्फ रहता है उनके साइन। तो उसके कारण क्या हो रहा है, तो हम डायरेक्टली मैं लिख लेता हूं, नोट रो, यहां पे रो लिखने से बदले मैं कोरिलेशन डायरेक्टली लिख लेता हूं, ax प्लस बी cy प्लस डी। अगर हम b और d भी ऐड कर ले और a और c से मल्टीप्लाई कर ले, तो कोरिलेशन में उसका कोई प्रभाव नहीं होता है। और कारण मैंने अभी बता दिया कि कोवेरिएंस तो एक फैक्टर a टाइम्स c से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन ये जो फैक्टर a है वो सिग्मा x में भी आएगा और फैक्टर c है वो सिग्मा y में भी आएगा, और वो कैंसिल हो जाएंगे। तो और वो साइन जैसे कि जैसे ही रहेगी। तो ये एक चीज है।
इसका मतलब है कि कोवेरियंस जो यूनिट्स पे डिपेंड होता है काफी डायरेक्ट तरह से, कोरिलेशन पे यूनिट्स चेंज करने का कोई भी उस पे प्रभाव नहीं होता है। तो कोरिलेशन एक ज्यादा अच्छा क्या बोल सकते हैं कि एक अच्छा नंबर है एक्स और वाई के बीच वाला जो संबंध है उसको जांचने के लिए। हम ये जो दो उदाहरण हमने देखे थे एग्जाम्पल्स, जो डिस्क्रीट वाला उदाहरण हमने देखा था उसमें कोवेरियंस था, कोवेरियंस हमने देखा था 1875 था। हमने उसमें वेरिएंस कैलकुलेट नहीं किया था, जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन अगर हमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना है तो हमें वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशंस की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए वेरिएंस की भी जरूरत पड़ेगी। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर हम पहले निकालते हैं। ये आगे पढ़ने से पहले मैं फिर एक बार कौन से एग्जाम्पल के तरफ हम जा रहे हैं वो देख लेते हैं। ये है एग्जाम्पल, डिस्क्रीट वाला एग्जाम्पल, जहां हमने मार्जिनल पीएमएफ एक्स का और मार्जिनल पीएमएफ वाई का कैलकुलेट किया हुआ था, राइट। तो इसमें आसानी से हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं। आप एक तौर पे ये एक तरह से आप ये एक्सरसाइज भी मान सकते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर होगा सम एक्स स्क्वायर पी एक्स सब एक्स। एक्स उसमें उस एग्जांपल में एक्स दो वैल्यूज लेता है 100 और 200। तो आप चेक कर ले कि यह है 36,250। उसी तरह से एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर जो है वाई स्क्वायर पी वाई सम ओवर ऑल वाई। वाई तीन अलग अलग वैल्यूज ले रहा है 0, 100 और 200। तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर आ रहा है 22,500। वेरिएंस ऑफ एक्स जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर जो है 36,250 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स हमने कैलकुलेट किया था 175 होल स्क्वायर और उसका मान है 5625। एंड देयरफॉर सिग्मा एक्स which is the positive square root of variance of x, ये है 75। ये तो परफेक्ट स्क्वायर है 75 का। उसी तरह से वेरिएंस ऑफ y भी कैलकुलेट कर ले। जो है 22,500 माइनस 125 स्क्वायर। एक्सपेक्टेड वैल्यू y उस एग्जाम्पल में 125 थी। कोवेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y पहले ही कैलकुलेट किया था, तो इसका मान है 6875। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। हम सिग्मा वाई फिर भी कैलकुलेट कर सकते हैं जो है स्क्वायर रूट ऑफ 6875। और मैंने यहाँ पे उसका मान 2 डेसिमल तक कैलकुलेट किया हुआ है, वो है 82.92। तो हमारे पास अब कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करने के लिए सभी जरूरी चीजें हमारे पास अवेलेबल है। कोरिलेशन बिटवीन x and y is covariance between x and y divided by sigma x sigma y।
जो कि है 1875 डिवाइडेड बाय 75 टाइम्स 82.92 और इसका मान है करीब 0.3015। तो कोवेरियंस तो काफी नंबर बड़ा था, कोरिलेशन कोएफिशिएंट सिर्फ 0.3015 है। ओके, उसी तरह से एग्जैक्टली इसी तरह से मैं कैलकुलेशंस नहीं करूंगा, लेकिन जो दूसरा कंटिन्यूअस वाला केस था उसमें हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फिर एक बार उसमें कोवेरियंस हमने जो कैलकुलेट किया था वो था अप्रोक्सीमेटली 0.0267 माइनस 2/75 और उसमें हम एक्सपेक्टेड उसमें मार्जिनल पीडीएफ्स हमने कैलकुलेट कर लिए थे। दोनों मार्जिनल पीडीएफ्स एक जैसे ही थे, तो जैसे एक्सपेक्टेड वैल्यू उन दोनों वेरिएबल्स के लिए सेम थे, उसी तरह से एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर दोनों ही सेम रहेंगे, जो रहेंगे एक्स स्क्वायर टाइम्स एफ एक्स एक्स डी एक्स और जो है 0 to 1 एक्स स्क्वायर टाइम्स 12 टाइम्स एक्स टाइम्स 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर dx। और जैसे मैंने कहा, मैं आप ये ब्रैकेट्स एक्सपांड करके टर्म्स को सिंप्लीफाई करके आप उसका इंटीग्रल निकाल सकते हैं। उसका वैल्यू है 0, एग्जैक्ट वैल्यू होगा 0.2। तो वेरिएंस ऑफ एक्स हम निकाल सकते हैं। वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होगा? वो होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर, जो है 0.2 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, उसमें क्या था 2/5 था या 0.4 था, 0.4 होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 0.04। और वेरिएंस y भी 0.04 होगा क्योंकि दोनों के पीडीएफ बिल्कुल एक जैसे थे। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन दीज रैंडम वेरिएबल्स, इन दोनों रैंडम वेरिएबल्स के बीच वाला कोरिलेशन कोएफिशिएंट सहसंबंध गुणांक क्या होगा? ये होगा कोवेरियंस divided by the standard deviation of x and standard deviation of y। ओ वेरियंस तो हमने निकाल लिया, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 0.04 जो है 0.2, तो सिग्मा y भी होगा 0.2, स्क्वायर रूट ऑफ 0.04। तो कोवेरियंस है 0.2, सॉरी कोवेरियंस है माइनस 0.0267 और सिग्मा एक्स टाइम्स सिग्मा वाई आता है 0.2 टाइम्स 0.2 तक। और ये है एक्चुअली न्यूमरेटर है -2/75। तो फ्रैक्शंस में तो एग्जैक्ट वैल्यू मैं लिख लेता हूं, आप चेक कर ले, ये है -2/3 और अगर डेसिमल्स में करेंगे तो है -0.0667। सॉरी, एक एक्स्ट्रा जीरो मैंने डाल दिया है, 2/3 आएगा -0.6667, 4 डेसिमल तक अगर हम राउंड ऑफ करेंगे। तो हम देख सकते हैं पहले उदाहरण में हमें जो लग रहा था कोवेरियंस 1875 बहुत ज्यादा नंबर है, क्या उसका मतलब उसमें ज्यादा संबंध है?
तो हम देख रहे हैं कोरिलेशन तो आता है 0.3 के करीब, और दूसरे उदाहरण में जो हमने देखा था -0.02 था कोवेरियंस, उसमें कोरिलेशन आता है -0.66। तो अगर हम साइन को इग्नोर करें तो दूसरे उदाहरण में x और y के बीच ज्यादा संबंध दिखाई दे रहा है, निगेटिव है लेकिन ज्यादा है कोरिलेशन पहले उदाहरण से। एक तरह से अगर आपको याद हो, यह उदाहरण हमने देखा था और उस पीडीएफ जॉइंट पीडीएफ से भी पता चल रहा है कि वो दोनों एक्स वाई डायरेक्टली संबंधित है, क्योंकि हमें पता है x प्लस वाई 1 से कम होने चाहिए। x और y जो भी वैल्यू ले रहे उन दोनों का जोड़ 0 और 1 के बीच में होना है। तो एक तरह से वो डायरेक्टली एक दूसरे से संबंधित है, रिलेटेड है। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट ज्यादा है। और निगेटिव इसमें इसलिए है कि अगर, क्योंकि ये जो कंडीशन है x प्लस वाई 1 से कम है, तो x अगर ज्यादा है, x की वैल्यू अगर ज्यादा है तो y की वैल्यू कम रहेगी, और x की वैल्यू अगर कम है तो y की वैल्यू ज्यादा हो सकती है। तो उसके लिए उन दोनों में एक तरह का निगेटिव रिलेशन है। हमने अभी जो देखा था, अगर स्ट्रॉन्ग निगेटिव रिलेशनशिप है तो दोनों के बीच का जो कोवेरियंस है या इस बार कोरिलेशन है वो निगेटिव आएगा। दो टिप्पणी में ये खत्म करने से पहले कर दूं, एक प्रपोजिशन में लिख रहा हूं। जैसे कि मैंने कहा कोरिलेशन कोवेरियंस से बेहतर है, क्योंकि वो यूनिट्स पे डिपेंड नहीं करता है। जो मैंने अभी कुछ देर पहले जो चीज लिखी थी वो एक प्रपोजिशन के फिर एक बार लिख लेता हूं। अगर हम कोई भी दो रैंडम वेरिएबल्स ले ले x और y, और कोई भी कांस्टेंट्स ले ले a b c d, तो कोरिलेशन बिटवीन ax प्लस b एंड cy प्लस d इज इक्वल टू कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। वो कांस्टेंट्स a b c d पे बिल्कुल निर्भर नहीं करेगा। और दूसरी चीज है कि ये जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो हमेशा -1 और 1 के बीच रह सकता है। और दो चीजें मैं लिख लेता हूं। C, प्रोपोजिशन C, ये काफी महत्वपूर्ण है, जो कोवेरियंस के लिए भी सही रहता है। इफ x and y आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स, अगर ये जो हम दो रैंडम वेरिएबल्स देख रहे हैं वो अगर एक दूसरे से स्वतंत्र है, देन उन दोनों के बीच का सहसंबंध गुणांक हमेशा 0 रहेगा। अगर वो बिल्कुल एक दूसरे से स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, तो उसका मतलब है दोनों के बीच कोई भी संबंध नहीं है तरह से। तो ऑल्सो कोवेरियंस बिटवीन x एंड y भी 0 है। ये प्रोपोजिशन हम कोरिलेशन के लिए लिख रहे हैं। मैं और एक चीज यहाँ पे प्रोपोजिशन में लिखने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं एक रिमार्क लिख लूं। जो C में क्या लिखा है कि अगर x और y स्वतंत्र है तो उनके बीच वाला सहसंबंध गुणांक 0 होता है।
लेकिन उसका कॉन्वर्स सही नहीं है। इफ रो एक्स वाई इज 0, it is not true, it is not necessary that x and y are independent। ये जो कंडीशन है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में जाती है। अगर x और y स्वतंत्र है तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0 है, लेकिन अगर कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0 है तो उसका मतलब ये नहीं बनता कि x एंड y इंडिपेंडेंट है। ये बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है। मैं D लिखने जा रहा था, तो ये तो एक तरह से एक्सट्रीम केस है, शून्य है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, बिल्कुल तरह से स्वतंत्र है। दूसरी एक्सट्रीम केस है जब रो दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज में से एक लेता है। इफ रो एक्स वाई इज 1 और रो एक्स वाई इज -1, मैं ये इफ निकाल लेता हूं यहां से, क्योंकि ये जो है वो दोनों डायरेक्शन में काम करने वाला है। रो एक्स वाई इज इक्वल टू 1 और रो एक्स वाई इज इक्वल टू -1 इफ एंड ओनली इफ ये सही रहेगा तब और सिर्फ तब जब y रैंडम वेरिएबल, जो दो रैंडम वेरिएबल x और y है, उनके बीच एक रैखिक संबंध है। देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप। y इज इक्वल टू अ फंक्शन, अ लीनियर फंक्शन, रैखिक फलन है x का, फॉर सम constants a and b with a not equal to 0। a 0 नहीं हो सकता। अगर a 0 है तो y होगा एक कांस्टेंट और तब रो की वैल्यू होगी 0। तो रो 1 है या -1 है तभी जब x और y के बीच में रैखिक संबंध है। इस तरह के रो की वैल्यू 1 है जब होगी जब ये जो कांस्टेंट है वो धन रहेगा, वो पॉजिटिव रहेगा। रो की वैल्यू -1 होगी तब और सिर्फ तब जब ये जो कांस्टेंट ए है वो निगेटिव रहेगा। तो ये 4 चीजें हमने कोरिलेशन कोएफिशिएंट के बारे में देखी है। जो मैंने रिमार्क लिखा है उसके बारे में मैं थोड़ा और दोहरा दूं, एक एग्जांपल से मैं ये दर्शित करूं कि ये रिमार्क सही है। तो हम एक उदाहरण लेते हैं। हमारे पास मान लीजिए 2 रैंडम वेरिएबल्स है x एंड y, जिनकी संयुक्त पीएमएफ, जॉइंट पीएमएफ इस प्रकार से है। P of xy is 1/4 if, ये काफी अलग तरह से मैं लिख रहा हूं, x और y युगल इन 4 युगल पेयर्स में से एक है। सो -4 1 और 4 -1 और 2 2 और -2 -2। अगर x -4 है और y 1 है तो pxy है 1/4। उसी तरह से अगर x 4 है और y -1 है तो pxy है 1 और 1/4। और सेम फॉर द पॉइंट्स 2 2 और -2 2। और अगर xy इन चारों बिंदुओं के अलावा कुछ है तो pxy की वैल्यू है 0। तो मैं अगर ये जो 4 बिंदु है वो उनको एक्स वाई प्लेन में दर्शाना चाहूं, सो ये है x एक्सिस,
ये है y एक्सिस। तो ये जो बिंदु है तो मैं ये 2 3 4 1 2 3 4 1 2, तो ये जो बिंदु है 4 -4 1 -4 और 1, तो ये एक बिंदु है, पॉसिबल पेयर है जो रैंडम वेरिएबल्स x और y ले सकते हैं। उसके साथ आता है 4 और -1, तो ये एक बिंदु है, और 2 और 2 और -2 और -2। तो सिर्फ और सिर्फ ये 4 अलग अलग पेयर ऑफ वैल्यूज ले सकते हैं ये दो रैंडम वेरिएबल्स x और y। तो हमें अगर x पता है, जैसे कि मैंने बता दिया कि x की वैल्यू है 4, तो तुरंत हमें पता चल जाएगा कि y की वैल्यू होगी -1। सो ये तो x और y तो डायरेक्टली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, x एंड y आर डायरेक्टली रिलेटेड। लेकिन आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हो कि expected value of x is equal to expected value of y is 0, or expected value of xy is also 0. So covariance between x and y is 0, or correlation between x and y is also 0. तो कोरिलेशन इस एग्जांपल में है 0, ये आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। वेरिएंस अलग अलग होगा दोनों में, लेकिन चूंकि स्टैंडर्ड डिविएशन कोरिलेशन के कैलकुलेशन में डिनोमिनेटर में आता है और न्यूमरेटर 0 है, तो ये कोरिलेशन तो 0 हो जाएगा। तो ये एक उदाहरण है जिसमें कोरिलेशन तो है 0, लेकिन डायरेक्ट संबंध है x एंड y का, इंडिपेंडेंट नहीं है ये, क्योंकि अगर हमें x पता है तो y की वैल्यू हमें तुरंत पता चल रही है। इंडिपेंडेंस के डेफिनेशन के तहत भी आप चेक कर सकते हो कि ये दोनों रैंडम वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट नहीं है। pxy अगर p मार्जिनल पीएमएफ ऑफ x टाइम्स मार्जिनल पीएमएफ ऑफ y है सभी x और y के लिए, तभी इंडिपेंडेंट कहलाते हैं दोनों रैंडम वेरिएबल्स, राइट। तो आप वो भी चेक कर सकते हैं कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है। तो क्या हो रहा है, हमने पार्ट डी में लिखा है कि रो एक्स वाई एक या -x है जब y और x के बीच में एक रैखिक संबंध है। तो बेसिकली ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट एक तरह से संबंध के बारे में जानकारी नहीं देता है, क्योंकि ये तो डायरेक्टली रिलेटेड है, लेकिन सहसंबंध गुणांक है 0, वो देता है जानकारी रैखिक संबंध के बारे में, लीनियर रिलेशनशिप बताता है। तो ये जो दो रैंडम वेरिएबल्स इस उदाहरण में है वो रिलेटेड तो है, लेकिन उनके बीच कोई डायरेक्ट लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, इसीलिए उनका सहसंबंध गुणांक 0 है। तो ये एक चीज आप ध्यान में रख सकते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट के बारे में। थैंक यू।